हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोग का दोस्तों एक बार फिर से R2R एजुकेशन के चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास दोस्तों शेयर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाला गया दोस्तों वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों CGP का हम लोग का कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट चल रहा दोस्तों। अभी हम कल के डेट में अर्थात 27 दिसंबर को दोस्तों हमने क्या करवाया है 2015 का दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट करवाया। अब चले 2016 की तरफ चले दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? A8 है दोस्तों। कौन सा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। जी दोस्तों, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला इसमें है, इसमें दिया हुआ है ऐसे पॉइंट पॉइंट करके। तो पहला लिखा है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं। और दूसरा कहा गया है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नता है दोस्तों। तो नीचे दिए कोड को दोस्तों सही करना है। इसमें कह रहा है कि कोड में पहला ऑप्शन कि केवल एक सही होगा, या कह रहा है कि एक और दोनों सही होंगे, ना तो एक सही होगा ना तो दोनों सही होंगे, और केवल एक ही सही दोस्तों होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थात एक और दोनों क्या होंगे, इसमें दोनों दोस्तों सही होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो दूसरा है क्या कह रहा है, अगला है कि कह रहा है कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन है। पहला क्या करता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तीसरा सकल आकलन को बढ़ावा देता है। और चौथा है आकलन को सीमित दोस्तों कर देता है। तो ये जो केवल दोस्तों ये कागज पेंसिल द्वारा दोस्तों जो आकलन होता है वो क्या करता है, केवल आकलन को सीमित कर देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा दोस्तों अर्थात जिस बच्चे को वो कम सुनाई पड़ रहा है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कह पा रहा है दोस्तों। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर दूसरा कि बच्चे को डांट फटकार कर उससे अलग बैठा है ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय में सलाह के आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। और चौथा ऑप्शन है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ चेहरे के भाव को दोस्तों क्या करे, वो देखकर वो स्पष्ट कर सके। तो जिस बच्चे को कम दोस्तों सुनाई पड़ता है वो क्या करे, उसको बच्चे क्लास में ऐसी जगह बैठाए जहाँ से अध्यापिका के अगर वो बोल रही है तो उसके होठ और चेहरे का उसको हाव भाव अर्थात क्लियर हो। और जो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, तीसरे का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न चौथा क्या कह रहा है कि एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। पहला कह रहा है कि उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वह अन्य बच्चों से मेलजोल ना करे। दूसरा कह रहा है कि अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। फिर तीसरा कह रहा है कि कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। फिर कह रहा है कि उनके पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर दोस्तों। तो देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो चौथा प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ जा रहा है कि कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल को दोस्तों वो अपनाकर ताकि बच्चे क्या उनसे अधिक प्रभावित हो दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं दोस्तों। पहला कुछ भी नहीं सीख सकते, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के लिए कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। और तीसरा जो इसमें बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कम होती है। और चौथा ऑप्शन है कि बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा, सही जाएगा। अधिगम के कुछ बच्चों से दोस्तों क्या करते हैं, ये अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे वो संघर्ष करते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह 5 का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है दोस्तों। अगर वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर सृजनात्मक विचारों की दोस्तों बात करी जाए तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो अपनी समस्या से समाधान को वो कई तरीके से सोचने के लिए करता है दोस्तों। तो कह रहा है कि उन्हें पहला ऑप्शन उन्हें उत्तर कंठस्थ दोस्तों यहाँ याद करने की बात, ये गलत हो जाएगा। उन्हें प्रत्यास्मरण अर्थात दोस्तों वहाँ याद भी करने की बात नहीं आएगी। प्रश्न उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
अगली की तरफ प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और तीसरा कहा कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। और चौथा कह रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों होती है। तो सातवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा दोस्तों कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में से अध्ययन करने का दोस्तों क्या होता है, अधिकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 8वां क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है दोस्तों। अधिगमकर्ता केंद्रित का विधि का आशय पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। फिर कह रहा है कि परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तीसरा कह रहा है कि उन विधियों का अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है, और वही विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास में दोस्तों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम क्या करना है, ऐसे शिक्षा को दोस्तों केंद्र करेंगे जहाँ अधिगमकर्ता क्या अपनी पहल को दोस्तों प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 8वें का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। पहला अनुबंधन, दूसरा है रटकर याद करना, तीसरा अनुकरण, और चौथा क्या है, अर्थ निर्माण दोस्तों। तो 9 क्या हो जाएगा, चौथा दोस्तों अर्थ निर्माण। अर्थात हम जब सीखेंगे तो उसके पीछे कोई अर्थ क्या निर्माण होगा, अर्थात अर्थ निर्माण चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि पियाजे तथा वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या होता है। तो दोस्तों पहले कह रहा है कि शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, पहला है। दूसरा कह रहा है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा कह रहा है शिक्षक द्वारा पुनर्वर्ण किया जाता है। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है कि जो एक सक्रिय भूमिका दोस्तों निभाते हैं। 10वें के क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वें का ऑप्शन चौथा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। पहला, उससे आधा समाधान अर्थात हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। दूसरा है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। और तीसरा है कि समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। और चौथा कि उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है दोस्तों। तो 11 का दोस्तों क्या आ जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न 12 का है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे दोस्तों, उसमें क्या विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। पहला, विविध प्रकार से कार्य और प्रशिक्षण देंगे। दूसरा, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। और चौथा ऑप्शन है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे दोस्तों। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का वो पहला जाएगा विविध प्रकार के कार्य और उन्हें परीक्षण दोस्तों देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने के लिए एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। दूसरा कहा कि बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना। तीसरा कहा कि बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। और चौथा कहा कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है। तो 13 क्या हो जाएगा, चौथा दोस्तों क्या जाएगा, 13 का चौथा कि पहचाना कि बच्चे क्या सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से दोस्तों क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरे का 13 का चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय दोस्तों, यहाँ माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता। पहला कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना। तीसरा कह कि बहुपरपेक्ष को निरुत्साहित
करना तथा एक आयामी परिपेक्ष पर केंद्रीभूत होना। और चौथा कह रहा है कि व्याख्यान के लिए पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना दोस्तों। तो चौदह का क्या हो जाएगा, चौदह का पहला अर्थात उनके क्या करें, चर्चाओं के लिए उन्हें क्या करें, अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों। तो अगले तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि अप्रेरणा और अधिगम दोस्तों, यहाँ अप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों की भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। दूसरा कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। फिर कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका ही नहीं होती है। और चौथा कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा, सही जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है दोस्तों। सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कह रहा कि सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा कह रहा कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तीसरा कह रहा कि सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर दोस्तों आधारित नहीं है। तो 16वां क्या जाएगा दोस्तों, 16वां का दूसरा जो सीखना क्या होता दोस्तों, ये सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा दोस्तों देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 16वां का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पहला इसमें ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है निर्देश, तीसरा है पुरस्कार और चौथा क्या है, संवाद दोस्तों। तो 17 का चौथा क्या जाएगा, चौथा सही संवाद सही जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन दोस्तों सही है। सही कथन की दोस्तों यहाँ पहचान करनी है। पहला क्या है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होती है दोस्तों। फिर क्या है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। फिर तीसरा कह रहा है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। फिर कह रहा है कि चौथा कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे दोस्तों जाते हैं। तो 18 का क्या जाएगा दोस्तों, पहला जाएगा विकास क्या होता है, विकास भिन्न व्यक्तियों में दोस्तों भिन्न भिन्न गति से होता है और यही ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 18 का। बढ़ते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य बचपन की अवधि दोस्तों है। पहला कह रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में। दूसरा कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष के बीच में। और तीसरा कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद। और चौथा क्या है, जन्म से 2 वर्ष दोस्तों। तो मध्य बचपन की दोस्तों यहाँ बात की जा रही है, तो उन्हीं से कौन सा हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष दोस्तों। क्या हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा, मध्य बचपन की दोस्तों बात की जा रही है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है दोस्तों। पहले कह रहा है कि ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा है कि ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक के किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तीसरा कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा है, कह रहा है कि ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत क्या होती है दोस्तों, प्रबल होती है। तो 20 का क्या जाएगा दोस्तों, ये तीसरा कि ठीक नहीं है दोस्तों क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा ये सभी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसके लिए एक प्रक्रिया है, क्या दोस्तों एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिष्य समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना आरंभ करता। पहला सीखना, दूसरा परिपक्वता, तीसरा विकास और चौथा क्या है दोस्तों, समाजीकरण दोस्तों। तो कहने के क्या था दोस्तों, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिष्य समाज के सक्रिय रूप में दोस्तों क्या करता है, निष्पादन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला है कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा है कि अनुकरण, तीसरा पुनर्गणन और चौथा क्या है, महत्व दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, जो पियाजे इन्होंने भाषा पे क्या वो भाषा को महत्व नहीं तो देते दोस्तों। तो यहाँ क्या जाएगा 22 का दोस्तों, क्या जाएगा 22 का ऑप्शन पहला, जो भौतिक विश्व के साथ अनुभव दोस्तों करते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि पूर्व संख्यात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पहला है कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरा है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तीसरा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, और चौथा क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। दोस्तों तो 23 का क्या है दोस्तों, 23 का दूसरा के दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की दोस्तों क्या होती है, योग्यता होती है, ये पूर्व संक्रियात्मक में। बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। पहला, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों एवं स्वयं चुने जाते हैं। दूसरा है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। चौथा क्या है, तो दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम से तय नहीं है किंतु समाज के हितों में बदले में सकते हैं। दोस्तों तो 24 का दोस्तों क्या जाएगा, पहला हो जाएगा कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर पहले क्या जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा 24 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है कि वाइगॉस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक अर्थात प्राइवेट स्पीच की संकल्पना है। पहला कह रहा है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि वह अपने ही कार्यों के लिए निर्देशन का उपयोग करते के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्रमाणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। और चौथा करके स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो 25 क्या जाएगा, 25वें का नंबर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पहला है पुनर्वलन से, दूसरा व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा कह रहा है कि अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, और चौथा क्या है, उसके सामाजिक संदर्भ से। दोस्तों तो 26 का ऑप्शन नंबर ये चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है। क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा क्या है दोस्तों, सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिन्यायवादी होता है। और चौथा कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। दोस्तों तो 27 का दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 228 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, तीसरा कि तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, और चौथा है कि शब्दों के अर्थ क्रम और भाषा में विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो 28 आ जाएगा दोस्तों, 28 का ये चौथा। जब भाषाई बुद्धि की दोस्तों बताया कि वहाँ शब्दों के अर्थों को समझना, तो उनके क्रम को सोचना और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील दोस्तों बना। दोस्तों क्या कहलाता है, ये भाषिक बुद्धि के दोस्तों लक्षण को दर्शाता है। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि भाषा क्या है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, दूसरा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तीसरा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, और चौथा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो 29 का दोस्तों क्या जाएगा, ये दूसरा। भाषा क्या करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को दोस्तों क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर दोस्तों लास्ट जो 30वां दोस्तों कह रहा है कि कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है। तो पहला क्या है, लिंग भूमिका निर्वाह खेल में, दूसरा लिंग स्थिरता, तीसरा लिंग सशक्तिकरण, और चौथा क्या है, लिंग रूढ़िवादिता। दोस्तों तो तीसरा क्या है, 30 का चौथा ऑप्शन सही जाएगा। दोस्तों आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम कम से कम 30 प्रश्नों को दोस्तों क्या किए हैं, कंप्लीट किए। दोस्तों आप लोग अपना कमेंट का जरूर बताएं कि 30 में आप लोग को कितने मार्क्स प्राप्त हुए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।